Adjustment of deferred revenue expenditure. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फिक्टिशियस एसेट होती है। फिक्टिशियस एसेट, इसका मीनिंग बताने के पहले मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कि हमने एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्चा किया है। सपोज हमने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग की है तो उसके ऊपर हमने 10 लाख रुपए खर्च किया है, 10 लाख खर्चा किया है, और हमें ये लगता है कि उसका बेनिफिट हमें आने वाले 5 सालों तक मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप देखो तो एड्स जो होती हैं वो कई सालों तक दिखाते रहते हैं टीवी पे या प्रिंट मीडिया पे। उनको देख के लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। तो एक बार खर्चा करने से उसका बेनिफिट काफी टाइम तक मिलता रहता है। सपोज कि इस एग्जांपल में हमने 10 लाख रुपीस खर्चा किया है और उसका बेनिफिट हमें लगता है कि 5 सालों तक हमें होगा। तो हर साल के एंड में हम 2 लाख रुपीस का बेनिफिट ले चुके होंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज 2 लाख। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख में से 2 लाख हम राइट ऑफ कर देंगे कि हम इतना बेनिफिट तो ले चुके हैं, और बाकी का 8 लाख हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखा देंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखा देंगे फिक्टिशियस एसेट के जैसे। इसको हम लाइबिलिटी नहीं मान सकते क्योंकि इसको फ्यूचर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें इसको पे करना है, लेकिन इसकी एसेट भी नहीं मान सकते क्योंकि इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। तो हम इसको एक फिक्टिशियस एसेट के जैसे दिखा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये जो एसेट है एक फिक्टिशियस एसेट है, तो जितने भी रिजर्व्स वगैरह होते हैं उनको हमें खत्म कर देना होता है। तो ये फिक्टिशियस एसेट को भी हम खत्म कर देना चाहते हैं। अब जिसको कि हम 8 लाख रुपीस का बेनिफिट दिखा रहे थे, अब इसको खत्म करना दैट मीन्स कि एसेट राइट ऑफ करना। तो हमारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम हो जाने चाहिए उतनी अमाउंट से, क्योंकि इस वैल्यू से बैलेंस शीट की एसेट साइड बढ़ी हुई दिख रही थी 8 लाख से। तो एक तरह से ये लॉस है पार्टनर्स के लिए इसको खत्म करना। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एंड प्रोविजन एंड रिजर्व। बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है, कम होते हैं तो डेबिट होता है। क्योंकि कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। सपोज कि दो पार्टनर्स हैं, समय एंड संजय, इक्वल पार्टनर्स हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 2 लाख का बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करते हुए हम उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट्स। क्योंकि ये एसेट थी, एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। क्योंकि हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं एसेट को, तो एसेट को राइट ऑफ करते टाइम उसको क्रेडिट किया जाता है, इसीलिए टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस होगा, आगे करते हैं उसके बारे में। तो ये वाली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है तो करेंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हुए कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब आगे करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे हम जितने भी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, उन सबको राइट ऑफ कर देते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बैलेंस शीट में लिखा है तो दैट मीन्स अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है पार्टनर्स में, तो उनको खत्म करना होता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, चेंज इन पीएसआर में भी बताया था कि पार्टनर्स फ्रेश स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम पे। तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं उन सबको वो खत्म कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। और जैसे कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है। तो क्योंकि इनको हम खत्म कर रहे हैं रिजर्व्स को, तो इसीलिए रिजर्व्स को डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। अगर लायबिलिटी साइड पे अगर आपको
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है तो दैट मीन्स वो प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। अगर एसेट साइड पे दे रखा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट मीन्स वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, इकट्ठी हुई हुई लॉस है जिसको कि अभी तक बांटा नहीं गया है। तो अगर प्रॉफिट है तो उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटीज को और रिजर्व्स को खत्म करते टाइम हम डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, सबको डेबिट कर देंगे क्योंकि सबको हम खत्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं आपस में पार्टनर्स। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन सबको बांटने से, क्योंकि ये रिजर्व्स प्रॉफिट्स हैं और प्रॉफिट्स का हिस्सा है जो कि प्रॉफिट में से साइड पे रखा गया था फॉर फ्यूचर यूज, तो इससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनकी ओल्ड रेशो में याद रखना सिर्फ गुडविल के बारे में है कि उनको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अदरवाइज जितने भी प्रोविजंस रिजर्व्स हैं उन सबको उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री का क्या होगा इफेक्ट कि ये सब खत्म हो जाएंगे। जब ये सब बन चुके होंगे तो हम इनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये बन चुके हैं पार्टनर्स में, तो हम इनको बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम इन रिजर्व्स वगैरह को दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होता है हम सबसे एंड में वो वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन है, तो सारे रिजर्व्स को बांट दो और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो एसेट साइड पे है, एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो दैट मीन्स वो एसेट साइड पे है। तो एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। अब क्योंकि हम इस लॉस को खत्म कर रहे हैं तो इसीलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्योंकि ये लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आगे है एक फंड के जैसा लगता है लेकिन ये फंड है नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दे रखा है या ईएसआई पेबल दे रखा है तो इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज की सैलरी में से कुछ पार्ट और एम्प्लॉयर कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, एक फंड बना दिया जाता है एम्प्लॉयज के लिए जिसको कि बोला जाता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो ये एम्प्लॉयज को बिलोंग करता है, ये फंड बिजनेस के लिए नहीं है। तो ये बिजनेस के लिए एक्चुअली लायबिलिटी है, क्योंकि एम्प्लॉयज इसको कभी भी रिटायरमेंट पे जनरली दिया जाता है, लेकिन एम्प्लॉयज इसको रिटायरमेंट के पहले भी निकलवा सकते हैं। तो बिजनेस के लिए या फर्म के लिए एक लायबिलिटी है तो इसको बांटा नहीं जाएगा, इसको बाकी लायबिलिटीज के जैसे ही लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया जाएगा। तो इसको नहीं बांटना है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईएसआई पेबल दे रखा हो तो इसको नहीं बांटना है। हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है distribution of general reserve and accumulated losses. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. C was admitted for 1/3 share in the profits. On the date of C's admission, balance sheet of A and B showed a general reserve of 60,000 and balance of 20,000 in the profit and loss account on the asset side. एसेट साइड पे दे रखा है तो दैट मीन्स वो लॉस है। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ऑन सीज एडमिशन,
तो जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे होता है, सारे रिजर्व्स को, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को बांट दिया जाता है। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इस अमाउंट से बढ़ जाएंगे, 60,000 के अमाउंट से बढ़ जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में, ए एंड बी की ओल्ड रेशो विच इज 5:3। तो 60,000 का 5/8 ए को मिल जाएगा और 3/8 बी को मिल जाएगा। लॉस है 20,000 का, तो लॉस की अमाउंट से उनकी कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, कैपिटल कम होते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको इसमें ब्रैकेट में लॉस प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर आप इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर रहे हो दैट मीन्स वो लॉस है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, तो लॉस को तुम खत्म कर रहे हो तो इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो न्यू बैलेंस शीट में इन दोनों को नहीं दिखाया जाएगा। ये थे जनरल रिजर्व। कुछ रिजर्व ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व होता है एक ऐसा रिजर्व जो कि हम फर्म के प्रॉफिट में से ही साइड पे रखते हैं, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी वर्कर का फैक्ट्री प्रेमाइसिस के अंदर, तो उस वर्कर को कॉम्पेंसेट किया जा सके। उसको जो भी इंजरी हुई है वो क्लेम करेगा, तो उसको उस रिजर्व में से पैसे दे दिए जाएंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसे कि रूल है सारे फ्रेश स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स, तो सारे रिजर्व्स को बांट दिया जाता है, तो इसको भी बांट दिया जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर उस टाइम पे किसी वर्कर का कोई क्लेम आया हुआ है, तो पहले हम उस क्लेम को खत्म करेंगे, क्लेम को कवर करेंगे उस रिजर्व में से, और जो कुछ बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं आया उस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, उस रिजर्व को पूरे का पूरा बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। रिजर्व को बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएंगी, कैपिटल बढ़ेंगी तो उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और रिजर्व को खत्म कर रहे हैं तो रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, और करेंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स मेथड। कुछ नहीं दिया तो हमें फ्लक्चुएटिंग मानना है और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। मान लो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्लेम आ जाता है, क्लेम है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का, तो हमें उस रिजर्व में से पहले उस क्लेम को कवर करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 1 लाख का, क्लेम आ गया 20,000 का, तो पहले हम उस क्लेम को कवर करेंगे और बाकी बचा हुआ 80,000 हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 1 लाख का, उसमें से 20,000 हम क्लेम दे देंगे। तो क्लेम अराइज हुआ है, अभी याद रखना क्लेम पे नहीं किया, अभी लाइबिलिटी अराइज हुई है। लाइबिलिटी अराइज होती है लाइबिलिटी इनकम एंड कैपिटल, तो उनको क्रेडिट करते हैं और डेबिट करते हैं जब उसको खत्म करते हैं। तो अभी लाइबिलिटी अराइज हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू क्लेम या फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। तो 20,000 की लाइबिलिटी अराइज हुई है, इसको कि हम कवर कर लेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से। बाकी बचा हुआ 80,000, बाकी जो 80,000 है वो पार्टनर्स में बांट देंगे और एंट्री करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। इन देयर ओल्ड रेशियो में 80,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इन दोनों की एक सिंगल एंट्री भी की जा सकती है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। देखो यहाँ पे रिजर्व को डेबिट किया है 20,000 से और यहाँ पे डेबिट किया है 80,000 से, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट इकट्ठा 1 लाख कर दो टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम
20,000 और बाकी का 80,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, ये दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, आपका जो मन करे वो कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्लेम अभी अराइज हुआ है, लायबिलिटी अभी अराइज हुई है, अभी हमने इसको पे नहीं किया, तो क्योंकि ये लायबिलिटी है तो हम जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, अनलेस आपको बोला गया है कि दिस क्लेम वाज पेड ऑफ। अगर आपको बोल दिया गया है कि क्वेश्चन में ही कि दिस क्लेम वाज पेड ऑफ, तो हम इसको कर देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी कम कर रहे हो, लायबिलिटी कम कर रहे हो तो इसको डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अगर नहीं, अगर बोला गया कि पेड ऑफ, अगर नहीं बोला गया है तो हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। ये तो था कि रिजर्व ज्यादा का है, क्लेम कम का है। अगर ऐसा हो जाए कि पूरे का पूरा क्लेम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, तो हमारा पूरे को पूरा रिजर्व ही खत्म हो जाएगा उस क्लेम को कवर करने के लिए, तो पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम रिजर्व को खत्म करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। कई बार ऐसा होता है कि क्लेम और भी बड़ा होता है, मतलब जितना रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास, क्लेम उससे भी ज्यादा का है, तो बाकी का क्लेम हमें कवर तो करना ही पड़ेगा, और ये इवेंचुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है ओल्ड पार्टनर्स की, तो ओल्ड पार्टनर्स ही उस बाकी के बचे हुए क्लेम को कवर करेंगे, लेकिन थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हम इसकी भी एक बार एग्जांपल से कर लेते हैं। मान लो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 1 लाख, क्लेम आ गया सपोज 1,30,000 का, अब 30,000 ज्यादा देने पड़ेंगे, वो कौन देगा? ओल्ड पार्टनर्स। और कैसे देंगे? इवेंचुअली उन्हीं को देना है, और रिवैल्यूएशन का जो भी लॉस आएगा उन्हीं को बेयर करना है, तो हम रिवैल्यूएशन के थ्रू देंगे उसको। तो एंट्री क्या करेंगे? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, बाकी का 30,000 हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, revaluation account debit 30,000 to workman compensation claim account, तो 1,30,000। अब ये जो डेबिट किया है रिवैल्यूएशन, जब भी डेबिट होता है तो लॉस बढ़ जाता है, और इस लॉस को कौन बेयर करेगा? इवेंचुअली ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर लॉस को बेयर कर रहे हैं, कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होती है तो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस लॉस को 30,000 को उनमें बांट देंगे। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, ये टीएस में से है। एडमिटेड रोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, for 1/5 share in the firm with effect from 1st April 2021 and extract of the balance sheet was as follows। तो राम मोहन एंड सोहन की ओल्ड रेशियो दे रखी है, नया पार्टनर आ रहा है रोहन जिसको कि 1/5 शेयर दिया जा रहा है। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा एक एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट का एक पार्ट दिखाया हुआ है, ऑब्वियसली पता है आपको बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल सेम होता है, तो यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो दैट मीन्स ये उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक पार्ट है जस्ट, जिसमें हमें ये बताया कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज वर्थ 90,000। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हमारा है 90,000 का। अब आपको शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ रोहन अंडर फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको 3 केसेस दिए गए हैं, तीनों में आपको इसको एंट्री करनी है। फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 4:3:2, 4:3:2, और पार्टनर्स के नाम थे राम मोहन एंड सोहन, राम मोहन एंड सोहन।
तो पहला केस है कि देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें क्लेम के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा रिजर्व बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो राम को मिलेगा 4 + 3 7 + 2 9, तो 4/9 ऑफ 90,000 इज 40,000 एंड 30,000 एंड 20,000। तो ये तीनों पार्टनर को मिल जाएगा पूरे का पूरा रिजर्व। केस 2 है, इफ देयर इज अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एस्टिमेटेड एट 45,000, तो 45,000 का क्लेम आ गया। अब 90,000 में से पहले 45,000 का क्लेम कवर करेंगे और बाकी जो बचेगा, बाकी बचेगा 90 में से 45 गया, 45,000 उसको हम राम, मोहन एंड सोहन में बांट देंगे इन 4:3:2 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 45,000, बाकी बच गया 90 में से 45 माइनस कर दो तो बचता है 45,000, जिसको कि 4/9, 3/9 एंड 2/9 में हम बांट देंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। 45,000 का 4/9 यानी कि 5,000 इंटू 4 20,000, 15,000 एंड 10,000। थर्ड केस में, if a claim on account of workman compensation is estimated at 99,000, अब हमारा रिजर्व तो है 90,000 का, ये है क्लेम आ गया 99,000 का, यानी बाकी बचा हुआ 9,000 हम कवर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से, फिर उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। तो पहले तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है हमारे पास 90,000 का कवर कर लेंगे, बाकी का 9,000 के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। तो 99,000 की लायबिलिटी अराइज हुई तो इसको क्रेडिट कर देंगे, रिजर्व को खत्म कर रहे हो तो डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन का लॉस आता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इस रीवैल्यूएशन को क्लोज करना है, हमें क्लोज करना है तो डेबिट किया था तो इसको कर देंगे क्रेडिट क्लोज करने के लिए टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये आएगा 4/9, इसका 9,000 का 4,000, 3/9 3,000 एंड 2/9 2,000। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है डीके गोयल में से है ये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाते हैं कि कोई किसी वर्कर का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको पैसे दे पाए, उसमें से क्लेम को कवर कर पाए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए होता है, फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, बॉन्ड्स, तो उनकी वैल्यू कम होती रहती है, शेयर्स की कम होती है, ज़्यादा हो सकती है। तो जब एट द टाइम, वैसे तो इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाता है कॉस्ट पे, सारी की सारी एसेट्स जब भी खरीदते हैं तो जितने की खरीदते हैं उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच के बेसिस पे उसको एसेट साइड पे उनकी कॉस्ट पे दिखाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल टाइम है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टाइम है, तो हम जितने भी रिजर्व्स हैं उनको खत्म करने वाले हैं वैसे भी, तो हम क्या करेंगे,
अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल आ गया है तो हम इस रिजर्व को यूज कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। फर्स्ट केस आता है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स में दिखाई गई वैल्यू है, मतलब जितने के हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे थे। मान लो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 1 लाख के शेयर्स और उनकी वैल्यू हो जाती है 80,000। तो ये है आपकी बुक वैल्यू और ये है आपकी मार्केट वैल्यू। अगर उसमें फॉल आ जाता है तो हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं उस फॉल को कवर करने के लिए, और बाकी का हिस्सा हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो अगर मान लो दोनों सेम ही है, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर 1 लाख 1 लाख, तो कोई फॉल नहीं आया, तो फॉल ही नहीं आया तो हम पूरे का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। रिजर्व को खत्म करने के लिए रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर्स में बांट रहे हो तो उनके कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे, कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट कर देते हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, मान लो मार्केट वैल्यू कम हो गई, दैट मीन्स फॉल आ गया, तो इस फॉल को कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। मान लो कि फॉल जो है कम है, मतलब हम रिजर्व से पूरा करने के बाद रिजर्व बच सकता है, तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे बुक वैल्यू थी 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 80,000 और हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो है 30,000 का। फॉल कितने का आया है, फॉल आया है 20,000 का। 20,000 का फॉल है, 30,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हम इसको कवर कर लेंगे आराम से। इनफैक्ट 10,000 बच जाएगा और उस 10,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। मान लो इसी केस को कैसे एंट्री करेंगे, फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारा 30,000 का, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। 20,000 का फॉल आ गया तो टू इन्वेस्टमेंट करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट्स हमने क्यों किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट होती है। एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। अब इतनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, 20,000 से बुक वैल्यू से कम होके 80,000 रह गई है, तो हम एसेट को 20,000 से डिक्रीज कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बाकी बच गया 10,000, उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। तो बाकी का 10,000 जो भी पार्टनर्स के नाम लिख के उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। कई बार ऐसा होता है कि फॉल जो होता है इक्वल होता है, मतलब जितना रिजर्व उतना ही फॉल हो गया, तो हम पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मान लो कि यहाँ पे 1 लाख उसकी बुक वैल्यू थी, 70,000 उसकी मार्केट वैल्यू थी। बुक वैल्यू थी 1 लाख, मार्केट वैल्यू है 70,000, तो 30,000 का फॉल आ गया, तो पूरे का पूरा फॉल हम कवर कर लेंगे रिजर्व से। तो एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में जब दिखाना है ना आपको, तो आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ी हुई वैल्यू पे यानी कि मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। अगर बढ़ गई है तो भी, अगर कम हुई है तो भी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं हो रही है बिजनेस में से। अब हम क्योंकि फॉल या राइज को हम बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसी को बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाया जाएगा, क्योंकि जो भी बीच का एडजस्टमेंट था वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके खत्म कर चुके हैं। अगर ऐसा होता है कि फॉल इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब फॉल ज्यादा हो गया, तो हम बाकी का क्लॉज कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। जैसे मान लो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू थी 1 लाख, मार्केट वैल्यू हो गई से 40,000, तो यहाँ पे फॉल कितने का आया, 1 लाख थी 40,000 रह गई, 60,000 का फॉल आ गया। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो था ओनली 30,000 का, अब बाकी का 30,000 ये फॉल है 60 का, रिजर्व है 30,000 का, बाकी का फॉल कैसे कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से।
तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000। बाकी का कवर करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट को क्रेडिट करते हैं जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो 60,000 से कम हो गई तो 60,000 से उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये जो रीवैल्यूएशन है इसको क्लोज करेंगे कैसे? पार्टनर्स को इसको डेबिट किया था, इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है ना कि मतलब जिसमें सब कुछ और भी बहुत कुछ है, दूसरे रिजर्व्स भी हैं, तो साथ के साथ ये एंट्री करके क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे भी बनाएंगे तो इवेंचुअली हम उसको क्लोज करने के लिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे ही। लेकिन अगर आपको ऐसे एंट्री बोली हुई है कि ऐसे करो कि रिजर्व इतने का है, बुक वैल्यू इतने की है, मार्केट वैल्यू इतने की है, केस वाइज, तो आपको इसको कवर खत्म करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को। लेकिन फुल फ्लेज क्वेश्चन है इसमें और भी बहुत कुछ है, तो आपको ये वाली एंट्री अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। आगे है when market value of investment is more than the book value। कई बार ऐसा होता है मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई बुक वैल्यू से, तो ये तो बेनिफिट हो गया। अब जितना रिजर्व पड़ा हुआ था उसको तो हम बांट ही देंगे क्योंकि उसका तो यूज हुआ ही नहीं। मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, मतलब फॉल तो हुआ नहीं, तो जितना रिजर्व पड़ा था सारे का सारा हम यूज कर लेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब ये जो फॉल नहीं है ये राइज है, इसका बेनिफिट भी ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलना चाहिए, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे जो भी पिछला लॉस या गेन है फ्रेश स्टार्ट होता है वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलना चाहिए। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उनको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये बेनिफिट हम सीधे सीधे पार्टनर्स को कैसे दे सकते हैं? बाय ट्रांसफरिंग इट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्योंकि इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से वैसे भी ओल्ड पार्टनर्स को मिल ही जाना है जो भी प्रॉफिट होगा, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कब करते हैं? जब प्रॉफिट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गई, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट हम दूसरे चीजों से भी कंप्लीट करेंगे। अगर केस वाइज दे रखा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्लोज कर देंगे इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ये क्वेश्चन है, ये डीके गोयल में से है। ABC profit sharing ratio is 3:2:1. They decide to admit D for 1/5 share with effect from 1st April 2021. D आया है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का, लेकिन एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट 5 लाख। एट कॉस्ट क्यों लिखा है? जब भी हम एसेट साइड दिखाते हैं, बैलेंस शीट दिखाते हैं, तो हम एसेट की वो वैल्यू दिखाते हैं जो कि उनकी जितने की हमने वो खरीदी होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख, ये नहीं, यानी कि ये हो गई इसकी बुक वैल्यू। केस 1, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पूरे का पूरा रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स में, ABC में, ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का है? 30,000 का है, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। तो उनकी ओल्ड रेशियो में विच इज 3:2:1,
तो 3/6 ए को, 2/6 बी को, 1/6 सी को। तो ये मिल जाएगा उनको 15,000, 10,000 एंड 5,000। ये था केस 1। इफ द मार्केट, केस 2, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। अब देखो बुक वैल्यू भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, तो कोई चेंज ही नहीं है। तो फिर से सेम एंट्री हो जाएगी, सेम एंट्री आपको सेम एंट्री कर देनी है ये ऊपर वाली कि पूरे का पूरा रिजर्व बांट देंगे। केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000। 5 लाख की थी, 4,82,000 की रह गई, यानी कि 18,000 का आ गया फॉल आ गया है, तो हम इसको रिजर्व से कवर कर लेंगे। 30,000 में से 18,000 का फॉल कवर करेंगे, बाकी का 12,000 पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 का था, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, कितने से कम हुई है, 18,000 से, तो बाकी बच गया 12,000, 12,000। तो 12,000 को 3:2:1 में बांट देंगे। तो टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू c's कैपिटल अकाउंट। 12,000 को बांटेंगे 3/6, 12,000 का होता है 6,000, 2/6 होता है 4,000 एंड 1/6 होता है 2,000। आगे है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,55,000। बुक वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू हो गई 5 लाख, 4,55,000, 45,000 का फॉल आ गया। अब 45,000 का फॉल है, लेकिन हमारा रिजर्व कितना है, ओनली 30,000। तो 45,000 के फॉल को कवर करने के लिए 30,000 का रिजर्व यूज कर लेंगे, बाकी बचा हुआ फॉल 15,000 के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व है, 30,000 का, तो उसको तो खत्म कर दो, बाकी के 15,000 के लिए हम किसको डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे 45,000 से कम हो रही है। अब इसको क्लोज करने के लिए, क्योंकि ये केस वाइज है, मैंने बोला था केस वाइज हो, तो हम इसको क्लोज कर देंगे साथ के साथ। फुल फ्लैश क्वेश्चन हो तो इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, वो इवेंचुअली हम वैसे भी करने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो इसको क्लोज करने के लिए, ये डेबिट किया था, इसको क्लोज करने के लिए हम कर देंगे क्रेडिट। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड c's कैपिटल अकाउंट डेबिट। 15,000 का 3/6, 3/6 होता है 7,500, 2/6 होता है 5,000 और 1/6 होता है 2,500। ओके, लास्ट केस है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,24,000। 5 लाख की हमने बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू हो गई 5,24,000 की, मतलब फॉल तो कोई आया ही नहीं, तो फॉल नहीं आया तो पूरे का पूरा रिजर्व हमारे पास बच गया, उसको ट्रांसफर करने के लिए पार्टनर्स में। तो पूरे का पूरा रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट, उनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो कि 15,000, 10,000 एंड 5,000 हो जाएगा। अब है ये गेन भी आया है, इस गेन का बेनिफिट भी ओल्ड पार्टनर को ही मिलना चाहिए, पर डायरेक्टली नहीं, हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, वहां से इवेंचुअली पार्टनर्स को मिल जाएगा। 5 लाख की बुक वैल्यू थी, 5,24,000 की मार्केट वैल्यू है, तो 24,000 से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होते हैं तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000 से इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट में 24,000। अब केस वाइज है तो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्रेडिट किया था तो अब इसको डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट and to C's capital account। ये आएगा 12,000, 3/6 24,000 का, 2/6 8,000, 1/6 4,000। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब है मैंने शुरू में बोला था कि कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने रिजर्व्स को एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह को बिजनेस में दिखाना है, मतलब एज इट इज रखना है उनको। एज इट इज रखना है तो हम क्या करते हैं, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। हम निकालते हैं इनका नेट इफेक्ट निकालते हैं रिजर्व्स का, और जो भी नेट इफेक्ट आता है अगर पॉजिटिव आता है तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर नेगेटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। कैसे नेट इफेक्ट निकालेंगे, जो जो प्रॉफिट्स हैं उनको प्लस करेंगे, जो जो लॉसेस हैं उनको माइनस करेंगे। जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट होता है, हमने बताया, उसको प्लस करेंगे। जनरल रिजर्व है प्लस कर दो, और भी रिजर्व्स है प्लस कर दो, कोई लॉसेस है माइनस कर दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस कर दो। तो जो भी आएगा प्लस माइनस करके अगर वो पॉजिटिव आएगा तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर ये माइनस में आया, नेगेटिव आया, तो हम एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि पार्टनर्स वांट टू शो देयर रिजर्व्स एट द ओरिजिनल वैल्यूज इन द न्यू बैलेंस शीट, या पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एक्सेट्रा, ऐसी वाली इंफॉर्मेशन दी होगी तो हमें नेट इफेक्ट निकालना है। पॉजिटिव है तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव है तो सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। बेटर है कि हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हम अच्छे से निकालना सीख चुके हैं, तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन PQR were in a partnership, sharing profits and losses in the ratio of 6:3:1. They admit us into partnership with effect from 1st April 2021. New profit sharing ratio among PQRS is 3:3:3:1. They also decide to record the effect of the following without affecting their book values. तो वो इन सारे रिजर्व्स की बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब इनको एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो दैट मीन्स हमें इनका नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, फिर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एंट्री करनी पड़ेगी बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले तो हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट के लिए जनरल रिजर्व प्लस करेंगे 1,80,000, कंटिजेंसी रिजर्व 30,000। कंटिजेंसी रिजर्व क्या होता है, कंटिजेंसी मतलब कि कुछ ऐसी लायबिलिटी जो कि अभी पता नहीं है बट हो भी सकता है कि हो जाए, हमें कुछ पे करना पड़ जाए किसी को, आउटसाइडर को, तो इसलिए पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट साइड पे रखते हैं कि अचानक से वो लायबिलिटी आ जाएगी तो हम इसको पे कर देंगे। जैसे मान लो कि पार्टनर्स का केस चल रहा है, अगर वो हार जाए तो उनको पे करना पड़ जाएगा, ऐसे वाले एग्जाम्पल। तो 30,000 का हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम सारी रिजर्व को बांट के फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अभी वो बांटना तो नहीं चाहते, लेकिन उनका बेनिफिट तो इनफैक्ट उनको मिलना ही चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को, तो हम इसको भी प्लस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो दैट मीन्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो हम इसको भी प्लस कर देंगे। क्रेडिट है तो प्लस करेंगे, डेबिट होता तो लॉस होता तो हम इसको माइनस करते, इन सबको कर देंगे प्लस। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट लॉस होता है तो इसको हम कर देंगे माइनस।
तो पहले इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2,10,000 प्लस 90,000, तो ये आ जाएगा 3 लाख। इसमें से हमें माइनस करना है ये 1,20,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, यानी कि फिक्टिशियस एसेट यानी लॉस। तो बचा 1,80,000 विच इज प्लस। प्लस है तो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, माइनस है तो सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। अब हम देख लेते हैं गेन आ रहा है कि सेक्रीफाइस आ रहा है। सबसे पहले तो उनकी रेशियो क्या है, 6:3:1 पी क्यू आर की रेशियो थी। अभी न्यू रेशियो है पी क्यू आर एस की 3:1। हमें नहीं पता कौन सेक्रीफाइस कौन गेन, तो अभी हम ऐसे लिख लेते हैं कि सेक्रीफाइस स्लैश गेन। तो पी का पहले निकाल लेते हैं। पी ओल्ड रेशियो थी 6/10, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 6/10 माइनस न्यू रेशियो है 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो 3/10। अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस होता है, और अगर ये नेगेटिव आता है ओल्ड माइनस न्यू तो वो गेन होता है। अब Q का है 3/10 था ओल्ड, न्यू भी 3/10, तो 0, ना तो कोई सेक्रीफाइस ना तो कोई गेन। R का है 1/10 था माइनस अभी है 3/10, तो ये हो गया उसका गेन। एस क्योंकि नया पार्टनर आया है तो पहले तो उसका शेयर कुछ था ही नहीं, 0 था, तो अभी 1/10, 0 माइनस 1/10 वैसे भी करेंगे तो गेन ही आएगा। तो एस का आ गया हमारा गेन जो न्यू पार्टनर है, क्योंकि अभी वो ये चाहते हैं, वैसे तो हम रिजर्व्स को बांटते थे तो ओल्ड रेशियो में बांटते थे, न्यू पार्टनर को कंसीडर नहीं किया जाता था। बट अब क्योंकि रिजर्व्स को वो एज इट इज रखना चाहते हैं, बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना चाहते, तो इन फ्यूचर न्यू पार्टनर को भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो अभी उसको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको इन फ्यूचर इन सब का बेनिफिट भी मिलेगा। तो दैट मीन्स उसको अभी इसके लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो कि पी है उसको कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा। तो हम डेबिट किस किस को करेंगे, आर को और एस को जो कि गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या कर देंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कर रहा है पी, तो टू पी कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या रखेंगे, ये जो भी आपका नेट इफेक्ट आया है उसका जो भी गेन है आर का 1,80,000 है, आर का गेन कितना है 2/10, तो इसका 2/10 यानी कि 36,000। एस का गेन कितना है 1,80,000, और वो गेन क्या कर रहा है 1/10, तो 18,000। तो आर को डेबिट करेंगे 36,000 से, एस को डेबिट करेंगे 18,000 से। पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, पी सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, तो उसको मिलना चाहिए 54,000। आर और एस को डेबिट किया है तो उनकी कैपिटल कम हो जाएंगे, हम उनकी कैपिटल में से रिकवर कर रहे हैं, कैपिटल कम होते हैं तो डेबिट करते हैं, इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। पी को शेयर मिल रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो उसको क्रेडिट कर देंगे, आर और एस को डेबिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं, इसके चैप्टर के 2 और पार्ट्स बनेंगे जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रीवैल्यूएशन के फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।